अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहम्मद अकबर बाजवा के साथ। आज मुल्क में जो अहम खबरें हैं कुछ आपके सामने हमने आपको दिखाई, और जो आज हम प्रोग्राम में बाकी डिस्कस करेंगे वो तकरीबन सब की सब 9 मई से जुड़ी हुई हैं, और उनसे जुड़े हुए कुछ कानूनी आइनी सवालात हैं वो आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे। एक ब्रीफ सा रनडाउन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो ये कि जेल में इमरान खान साहब से अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से पहले भी कई दफ़ा तफ्तीश हो चुकी है। आज फिर 2-2.5 घंटे सुना है कि नायब वाले तफ्तीश करके गए हैं, सवालात पूछ के गए हैं। इस पर कुछ बात करेंगे कि बार बार क्या पूछते जा रहे हैं। और ये वही केस है एक्चुअली, अलकादर ट्रस्ट, इसी में गिरफ्तारी हुई थी 9 मई के रोज़, जिसके बाद मुल्क की हंगामे हुए थे, जलाओ घेराव हुआ था, और फिर उसके बाद बहुत से लोग जो गिरफ्तार हुए तो उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं कि चलेंगे उनके केसेस, सिविलियंस के। तो आज निगरान विफाक हुकूमत, बलोचिस्तान हुकूमत और केपी हुकूमत वो मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील में उन्होंने दायर किया। सवाल बड़ा अहम यहाँ पे ये उठता है कि क्यों इन निगरान हुकूमतों को मुल्क के सिविलियन अदालती निज़ाम पे एतबार नहीं है। और खदीजा शाह 9 मई के केसेस के अंदर गिरफ्तार हुई थी, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी थी। उन्हें आज चौथे केस में जमानत मिल गई। 4 ही केसेस थे, चौथे केस में जमानत मिल गई। एक और आज पता चला कि जनाब पेशावर में भी जो तोड़ फोड़ का मुकदमा था उसमें भी खदीजा शाह को नामजद किया गया है। एनीवेज एमपीओ के तहत फिर गिरफ्तार कर लिया गया, यानी नजरबंद किया गया 30 दिन के लिए। डीसी लाहौर ने कहा कि जी बड़ा खतरा है, खदीजा शाह बाहर निकल आई तो अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। पता नहीं कैसे उनको ये ख्याल आया, लेकिन इस एमपीओ का ये जो कानून है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये स्टैंड कहां पे करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो आपको याद होगा कि शहरियार आफरीदी साहब वाला जो केस था उसमें यहां तक कि तौहीन अदालत में एसएसपी इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को बुला रखा है, और वो मामला अभी चल रहा है। उसके अलावा परवेज इलाही, उसके अलावा एजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, एंड देयर आर मेनी अदर्स वी कैन नेम, जिनको कोर्ट्स ने एमपीओ के तहत नजरबंदी उनकी कलअदम करार दी थी। लेकिन ज़िलाई हुकूमत लाहौर की क्यों इस तरह के इकदाम करे जा रही है अदालतों के बारहा अहकामात के बावजूद। और 6 माह से ज़्यादा गुजर गए हैं, 15 से ज़्यादा ख़वातीन जेल के अंदर कैद हैं 9 मई के केसेस के अंदर। केसेस चलने चाहिए, ज़मानतें भी हो सकती थी, लेकिन वो मामला हो नहीं रहा। ये एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, और एक ही तरह के केसेस हैं। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 14 और फिर सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो उसका सेक्शन 403 वो डबल जेपर्डी, यानी एक ही तरह के केसेस में आप 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा या बार बार आप ट्राई नहीं कर सकते। क्लब कर लिए जाते हैं केसेस, लेकिन जज साहिबान खुद भी इस सब मामले को देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की इस पर क्या पॉलिसी होगी, बाकायदा आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। मेरे साथ जो गेस्ट हैं मैं तारुफ करवा देता हूँ आपके साथ। पंजोता साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और हमारे साथ जहांगीर जदून साहब होंगे, मारूफ कानूनदान है। बहुत शुक्रिया आप दोनों के ज्वाइन करने का। पंजोता साहब, सबसे पहले आपकी तरफ मैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो निगरान हुकूमतों की दरखास्त है उसकी तरफ आ जाता हूँ। उसमें कहा गया कि हुकूमत ये वाज़ेह करती है कि 9 मई के वाक़यात में कैद तमाम अफराद का मिलिट्री ट्रायल मकसूद नहीं है, उनको सिर्फ उनका जिन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात लगाई गई हैं। क्या इमरान खान साहब भी उसमें फॉल करते हैं, क्योंकि उनके भी केसेस में वो नामजद है 9 मई के केसेस में? देखें, बहुत शुक्रिया भाई साहब। गुजारिश ये है कि मैं ये कहता हूँ कि जब एक दूसरा सिस्टम हमारे के निज़ाम मौजूद है और कोर्ट्स मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, एक हायरार्की है, और उन अदालतों के होते हुए क्यों मिलिट्री ट्रायल किया जा सकता है? ये तो फंडामेंटल राइट्स की बिल्कुल वायलेशन है, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया। इसके ऊपर आप देखें कि कभी ये सिंध जो है हुकूमत जो है वो जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आज हमने देखा कि वो केपीके और वो बाकी जो है वो सारे ही डिफेंस जो है वो भी जा गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये चीज़ हो नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बात यह है कि अगर किसी के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा है तो उसको दहशतगर्दी की अदालत मौजूद है, उसके अंदर चलाया जाए। और किसी के ऊपर अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म का, जैसे अब ये साइफर वाला ही मामला हो, ठीक है, अगर आपने जुर्म था भी नहीं और अगर आपने ये आप ये समझते हैं कि ये जुर्म है, आपने एक अदालत कंस्टिट्यूट की है, तो उसके मुताबिक आप कार्रवाई चला रहे हैं, तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप देख लें कि ये तो यूँ हो जाएगा कि एक फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद पुलिस है, तो वो समझती है कि जनाब ये मुकदमा दर्ज करती है, और इस्लामाबाद पुलिस ही ये कहती है कि हम अदालत भी लगा लेते हैं। इसी तरह से अगर टीचर्स को देखा जाए तो वो अपनी एक अलहदा से अदालत जो है वो एक टीचर्स जो है एक्ट तारफ करवा दें कि हम भी जनाब अपनी अदालत लगाएंगे, तो यूँ है नहीं। इस तरह जो है कानून के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, और कोई भी जो एक्ट है वो आइन से जो है हट के उससे मुतसादम
नहीं होना चाहिए। और मैं तो इस बात की बिल्कुल जो है वो ये कभी भी वैसे 9 एंडोर्स मई नहीं के करूंगा केसेस, जलाओ घिराव के, दहशतगर्दी के, आर्सन के, वो सब मामला अपनी जगह पे, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इसमें अट्रैक्ट कैसे हो रहा है, ये जरा समझाएं थोड़ा सा। देखें, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है, आप ये देखें कि उसके अंदर ये जो जैसे केस बनाया गया कि एक बाहर से धमकी मिलती है, उस धमकी की सूरत में हुकूमत भी गिरा दी जाती है और फिर बजाय ये कि जिन लोगों ने हुकूमत गिराई है उनको इसमें जो है वो उनका रोल बनाया जाता और उनको गिरफ्तार किया जाता। जो जो इसके अंदर सारे लोग इन्वॉल्व थे, उनको तो बिल्कुल छुट्टी है। और उसी वज़ीर आज़म को इससे पहले ये भुट्टो साहब के साथ भी हुआ, जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, उनको भी ऐसी एटमी जो है बम बनाने के ऊपर ऐसी अमेरिका से धमकी मिली थी कि आपको इबरत का निशाना बना दिया जाएगा। और उन्होंने भी राजा बाजार के अंदर रावलपिंडी में इसी तरह से जो है वो वहाँ पर कागज़ का टुकड़ा लाया। उन्होंने कहा कि ये इस तरह से मुझे धमकी मिली और आप उसका देख लें कि उनको किस तरह से, जो आज भी अदालतें ये कहती हैं कि वो फैसला जो है वो हमारे लिए जो है तारीख दिन की तरह था। बिल्कुल, तो सवाल मैं नहीं तो समझता अदालतों पे है ना पंजोता साहब, और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं अदालतें, उनको नहीं बुलाती, तो ये तो ज्यादती अदालती निज़ाम के साथ फिर खुद कर रही हैं अदालतें। देखें, किस तरह से मुझे बाजवा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की आपने? जी जी, मैंने कहा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं वो उनका वो क्लियर हो गया कि वो 9 मई के केसेस के में से वो निकल गए, वो बरी जमा हो गए सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। देखें, ये सिलसिला रुका नहीं है। आप ये देख लेना कि एक साबिक हमारे नून लीग के एमएन है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, उनकी फ्लोर मिल 2-3 दिन पहले गिरा दी है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। तो यहाँ पर बड़ा आइन क्लियर है कि आप राइट टू असेंबल भी है, और आप वैसे आर्टिकल 16 का 17 का हर एक का हवाला देते हैं, 19 का भी हवाला देते हैं। लेकिन आप ये देख लें कि जब एक शख्स जो है अपनी मर्जी से एक राय रखता है और वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, तो उसके ऊपर पाबंदी क्यों है कि उसकी पहले वो जायदाद जो थी वो बिल्कुल लीगल थी और जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बना वो इलीगल होगी। इसी तरह से गिरफ्तारियां, और सबसे जो अहम चीज है वो अगवा करके अदालत में पेश नहीं किया जाता, क्योंकि गिरफ्तार तो बंदा 24 घंटों के अंदर अदालत में पेश करना है। अब उसकी मिसालें आपके सामने है। इस वक्त अली नवाज अवान साहब ने, उनको भी किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, और इसी तरह से हसान न्याजी, उनको भी किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना था। जो आर्मी के पास सिविलियन लोग थे उनको मुतलका कोर्ट में पेश करना था, तो ऐसा नहीं किया गया। तो ये सिलसिला जो है ये पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जो कि एक कोर्ट्स बड़ी का मामला है अहम, ना सर, जैसे कि अगेन फिर वही आर्टिकल आपने 16 की, 17 की, 19 की बात की, कस्टोडियंस कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसको सेफ गार्ड करना तो आला अदालतों की जिम्मेदारी है। मैं जरा जहांगीर जदून साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, वो लाइन अभी उनसे उनकी ड्रॉप हो गई है। एक और चीज़ पंजोता साहब, दरखास्त जो आई है उसमें ये कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में का जो केस बनाया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट के जो 5 रुकनी बेंच का कयाम था वो कानून के मुताबिक नहीं हुआ, तो फैसला भी गैर मौसर हो जाएगा। ये इंट्रा कोर्ट अपील में दरखास्त में ये भी एक प्रेयर है। वैसे सवाल ये है कि जो इलेक्शन वाला बेंच था वो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के रूल्स के मुताबिक नहीं बनाया गया था, तो उसको भी फिर ख़त्म कर दें, वो फैसला भी कलअदम करार दिया जाए। देखें, बात ये है, मैं पहले भी गुजारिश ये की है कि जो ये बात करता है, जिसने दरखास्त दी है, मैं तो बड़ा हैरान हूँ, और मैं बड़ा एज ए पाकिस्तानी शहरी, ये छोड़ दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, और छोड़ दें कि नहीं हैदर पंजूथा कौन है। हाँ। एक बात आप वाज़ह तौर पर ये देख लें कि बीइंग ए पाकिस्तानी हमारा हक बनता है कि कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो तो हमें ज़रूर उसके ऊपर हिंट देना। जब दूसरी अदालतें मौजूद हैं तो फिर कैसे जो है वो ट्रायल किसी का भी उठाकर आप ये कह दें कि इसको इंडिया की कोर्ट में चलाया जाएगा? यूँ नहीं है। जो हमारा आइन, जो हमारा कानून अवेलेबल है, उसको ही अडॉप्ट किया जाना चाहिए, जैसा कि दूसरों के लिए जो देखें, दहशतगर्दी फॉर एग्जाम्पल है, तो उसके अंदर आप जो जिसने जुर्म किया होगा उसके मुताबिक सजा है, 14 साल है, सजा मौत है, जो भी है, आप जो है उसका ट्रायल जो उसका है वो तो करेगा, और उसके मुताबिक। अच्छा, वैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मैक्सिमम सजाए मौत, तो अब सजाए मौत नहीं है, उम्र कह दी है। मुझे वैसे समझ नहीं आई, समझाइएगा आप कि वो कैसे अलीमा खान साहिबा कह रही थी कि वो सजाए मौत वाली दफात शामिल की गई हैं। मैं ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लूँ जहांगीर जदून साहब इस विदास। थैंक यू सर, आपने वक्त दिया है। वफाकी हुकूमत निगरान, बलूचिस्तान और KP की हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट ने जो कलअदम करार दिया था सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में गई है, और प्रेयर उनकी ये है कि तमाम अफराद का, तो हम वैसे नहीं चाहते कि मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो, लेकिन जिनका
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिनके केसेस में अट्रैक्ट हो रहा है उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए। दो चीज़ें फरमा दीजिएगा, ये क्यों निगरान हुकूमतों को मुल्क के सिविलियन अदालती निज़ाम पे एतबार नहीं है, और दूसरा निगरान हुकूमतों का ऐसा स्टेक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो एक कानून की बात है, चाहे निगरान हुकूमत है तो स्टेक का तो मुझे नहीं पता उनका क्या है या बैकेंड पे क्या काम हो रहा है, लेकिन बाज़ को देखें क्योंकि स्टेट के खिलाफ जो भी केस होता है तो वो ऑब्वियसली अटॉर्नी जनरल वहाँ पे मौजूद होता है, फेडरेशन के जो लॉ डिपार्टमेंट का काम कर रहा होता है वो अपील तो फाइल कर सकते हैं, और अपील भी एक उनका राइट है, जिस तरह आम बंदे का राइट होता है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब वो क्यों करना चाहते हैं ये तो फिर वो अब उनकी मर्जी। आप मेरे लिए आपको क्या पर्सनल लगता पूछे तो है मैं तो जी उनकी तो मर्जी है, आपको क्या लगता है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे तो ये लगता है कोर्ट ने देखो एक डिसीजन दे दिया है तो अपील का राइट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद ऑब्वियसली चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो आम बंदा हो, जिसके भी केस 184(3) में आता है वो अपील कर सकते हैं। तो अपील तो आपको पता है केस बनता हो ना बनता हो हर बंदा अपील में जाता है। तो अपील में फिर इस आर्डर को जो लार्जर बेंच बनेगा, ऑब्वियसली ये जो 5 रुकनी मेंबर बेंच था ये तो नहीं होगा ना, तो नया बेंच बनेगा 7 मेंबर बनता है या 9 मेंबर, तो वो देखेंगे कि उन्होंने कोई ऐसी बात की है जिसमें ये गवर्नमेंट ये स्टांस ले सकती है, क्योंकि काजी फैसल साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी मिलिट्री कोड के लिए उनके भी नहीं वो ठीक है जदून साहब, लेकिन देखें बलूचिस्तान की निगरान हुकूमत अगर अपील में चली गई बिल्कुल ठीक है, जा सकती है, लेकिन मैं इस वजह से भी पूछना चाह रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 मई के जो केसेस बने बलूचिस्तान में तो ऐसा वाकई कोई नहीं था हुआ, वहां पे तो केस भी कोई नहीं है। वो ये उससे जरूर पूछेंगे ना अपीलेट बेंच के, जी आपको क्या तकलीफ है कि आपका तो कोई केस ही नहीं है, तो व्हाई यू आर कमिंग इन अपील, आप हाउ यू आर एग्रीव्ड विद दिस जजमेंट। तो वो जो भी बंदा होगा, या तो देखे ना इसमें कोई अपील बेसिकली एग्रीव्ड बंदा करता है, तो इससे क्वेश्चन जरूर होगा कि जो भी केपीके गवर्नमेंट जाती है तो गवर्नमेंट हाउ द गवर्नमेंट इज एग्रीव्ड, लाजमी वो पूछेंगे कि जो गवर्नमेंट जो है वो क्या एग्रीव्ड है। अगर तो देखें ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जाती है तो वो कहेंगे जी हमारी इंस्टॉलेशन पे हो गया, हम एग्रीव्ड है को सर्टेन एक्सटेंट वी कैन जस्टिफाई इट, जी वो अपील कर सकते हैं आप डिसीजन। लेकिन जो गवर्नमेंट जाती है तो गवर्नमेंट फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ डील कर रही, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी आज वैसे गई है मतलब अपील में, वो भी एक नहीं वो देखें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का तो स्टेक है ना, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है ऑब्वियसली वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, वो तो जा सकती हैं, उनका वो कह सकते हैं कि वी आर एग्रीव्ड फ्रॉम दिस ऑर्डर ऑन द फॉलोइंग रीजन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इनको भी बताना पड़ेगा कि ये इस में क्यों नहीं जाहिर है सर वो तो बताएंगे, मुझे लगा शायद आपको पता होगा, मैं आपसे पूछ लेता हूँ ना तो आप बता देंगे, लेकिन आपको भी नहीं पता, मुझे फिर ब्रेक लेने दे, मैं ब्रेक से वापस मैं तो देखो आई एम नॉट नहीं मैं एक होता है ना अंदाजा होता है सर, आप सीनियर वकील हैं, आप मतलब हो सकता है आपको, मैंने सोचा कि शायद आपको अंदाजा हो लेकिन नहीं है, तो चलें कोई नहीं। नहीं आपका हमें किसी को नहीं पता, हम तीनों को नहीं पता, हम एक सेम पेज पे हैं, 3 लोग जो यहाँ बैठे हैं जी, मैंने कहा हम 3 लोग जो इस वक्त प्रोग्राम में हम सेम पेज पे, हम तीनों को नहीं पता कि ये निगरान हुकूमतों का उसमें क्या मामला, क्या स्टेक है, क्या लेना देना है। मैं ब्रेक ले लूं सर, जो देखो ना फेडरल गवर्नमेंट है उसका तो आपको पता चलता है कि वो अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फेडरल गवर्नमेंट की इस चीज से एग्रीव्ड है तो वो अपील कर सकती है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ऑब्वियसली इनका फेडरल गवर्नमेंट के साथ अब नहीं पता कि क्या रिलेशन या क्या उनका बनता है। जी आप वो बताएंगे सर, कोर्ट में बताएंगे। मैं एक ब्रेक पे जाना है सर, ब्रेक से वापस आते हैं वो जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत नज़रबंदियां 30 दिन के लिए थी, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उस पर पेशावर हाई कोर्ट ने सरजनिश भी की अफसरान की कि ये क्या आपने काम पकड़ा हुआ है कि आप गिरफ्तार कर लेते हैं जिसको दिल करता है। वो एक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है, वो बताती है कि जनाब ये बंदा बाहर निकलाएगा तो ये अमन अमान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, पता नहीं कैसे। लेकिन लाहौर में फिर वो हो गया, यानी कि वहाँ पे इस्लामाबाद में SSP IG के खिलाफ तौहीन अदालत चल रही है, यहाँ पे लाहौर की जो DC साहब हैं उनको फिर दोबारा वही मामला नज़र आ गया। इस पर कुछ बात करेंगे कि ये पैटर्न क्या है और किस वजह से। ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज तकरीबन 8 मुल्ज़िमान की ज़मानत मंजूर हुई। यास्मीन राशिद साहिबा भी उसी केस में थी कि जना उसके बाहर गाड़ियों को आग लगाई गई। अलबत्ता उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी वो 21 नवंबर तक मुलतवी हो गई है, उनकी ज़मानत मंजूर नहीं हुई। दूसरी तरफ खदीजा शाह साहिबा 4 केसेस में ज़मानत हो गई तो DC लाहौर साहिबा को ख्याल आया कि उन्होंने वो कहती हैं कि आई एम कन्विंस्ड दैट प्रेजेंस ऑफ मिस खदीजा शाह एट एनी पब्लिक प्लेस, किसी भी अवामी मकाम पे अगर खदीजा शाह जाएंगी विल पोज ग्रेव थ्रेट, तो बड़ा ही कोई सीरियस किस्म का जो है ना वो खतरा पैदा हो जाएगा पब्लिक सेफ्टी के लिए, और इट इज़ लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस एंड पब्लिक ऑर्डर।
ख़राब हो जाएगा अमन व अमान जो है ना उसकी फ़ज़ा खदीजा शाह के खड़े होने से कहीं पे ख़राब हो जाएगी। एनीवेज ये एक पैटर्न है, सिर्फ खदीजा शाह की बात नहीं है, जो निगरान हुकूमत की तरफ से हमें 9 मई के तहरीक इंसाफ के मुल्ज़िमान के खिलाफ नज़र आ रहा है। नईम हैदर पंजौता साहब, जो बेसिक तहफ़्फ़ुज़ात आइन और कानून देता है मुल्ज़िमों को भी इवन, और इंसानों के मतलब जो बुनियादी हुकूक यहाँ पे लोगों के हैं वो पामाल हो रहे हैं, तो उसमें एक तो चीज़ ये है कि पीटीआई के वकला खुद कह सकते हैं कि जनाब एक ही तरह के केसेस में बार बार जगह जगह पे क्यों वो चलाए जा रहे हैं। दूसरा, अदालतें खुद भी तो उस पर नोटिस लेती होती हैं, और इसी ऐसे मौक़ों के लिए ही उनके पास ये राइट होता है कि वो खुद नोटिस ले सकें। देखें, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बात की शहरियार अफरीदी साहब के हवाले से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत तौहीन अदालत की कार्रवाई तो शुरू की, लेकिन उसके ऊपर क्या हुआ आईजी के खिलाफ, क्या हुआ डीसी के खिलाफ, क्या हुआ एसएसपी के खिलाफ। इसी तरह पंजाब में वो आपने देखा कि परवेज इलाही वाले मुकदमे में उस वक्त क्या हुआ। यहाँ पर बात ये है ना कि अगर अदालतें स्ट्रिक्ट तरीके से अपना जो है हुक्म मनवाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और जिन जिन लोगों ने स्पेशली आइन तोड़ा है, आपने बड़ा वाज़ेह देखा कि 14 मई को डेट हुई, ट्यूनिंग इलेक्शन करवाया गया, 13 महीनों के बाद इलेक्शन पंजाब और केपी में होने जा रहा है, जो डेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो जो ऑर्डर आया था उसके अंदर फिक्स की गई। लेकिन यहाँ पर आइन जो है वो बातें तो की जाती हैं बालादस्ती की, लेकिन आइन के ऊपर अमल कोई नहीं किया जाता। जिसका हाथ आप वज़ीर आला का बयान देख लें, वो कहते हैं जी मैं बस थोड़ा टाइम जो है ना मेरा ज़्यादा हो गया, क्योंकि मेरा जो हुकूमत थी मेरी, वो मेरा टाइम तो पूरा हो गया, और उसके बाद मैंने जो है वो थोड़ा सा टाइम मेरा ज़्यादा हो गया, और मैं इंशाल्लाह जल्दी जो है ना वो चला जाऊंगा। जब उनका टाइम पूरा हुआ था तो क्यों नहीं रिजाइन किया? क्या आप उनके ऊपर आर्टिकल 6 का चार्ज लगा था कि आइन तोड़ने में सबसे मेन रोल उनका है कि उन्होंने रिजाइन नहीं किया, या जो उनकी कैबिनेट या जो उनको असिस्ट कर रहा था। निगरान हुकूमत का काम क्या है? किसी एक जगह पर आपने जुमला देखा है वजीर आज़म साहब का कि वो कहें कि सदर साहब इलेक्शन की तारीख जो है वो आपने देनी है, आईने पाकिस्तान कहता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बात तस्लीम कर ली गई जब वो फैसला आया, और उसके बाद इन्होंने सब ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल, सदर ने नहीं डेट दी, सदर का काम था, सदर ने देनी थी। उससे पहले कभी किसी ने कोई बयान दिया सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? कोई जो है जमात सुप्रीम कोर्ट में तारीख के हवाले से भी नहीं गई कि इलेक्शन जो है मुल्क के अंदर होने चाहिए। सर, इस पे लास्टली इस पे आप सुप्रीम कोर्ट भी तो जा सकते हैं जी, इस पे आप सुप्रीम कोर्ट भी तो जा सकते हैं, खासतौर पे ये डबल जेपर्टी वाला जो उसूल है इसको लेके। देखें, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी सारे यहाँ पर मौजूद हैं। आए रोज जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आज ही देख लें, हम आज डयाला जेल के अंदर भी समाअत थी और मैं उधर मौजूद था। खान साहब के केसेस लगे हुए थे। आपने तोशा खाना केस के अंदर देखा कैसे सजा हुई, आपने देखा कि साइफर केस के अंदर कैसे छुपा के गिरफ्तारी की गई और कैसे रिमांड हुआ, और अब अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर नैब जाकर बार बार झूठ बोल रहा है अदालत से कि ये कानून के मुताबिक 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने आना था और 10 दिन के बाद ही आया। उस कानून का हवाला दिया गया जो 2002 में जो है वो खत्म हो गया था। 1 में आया था, 8 महीने के लिए वो रहा और 2002 में खत्म हो गया। सही, बिल्कुल। और जब 3 तारीखें के लिए अदालत में जाकर नैब वही माजरत करती है कि जी हमसे तो बड़ी जो है वो गलती हुई और हम अपोलोजाइज करते हैं। बिल्कुल ठीक, वही सब पैटर्न है ना। मैं जदून साहब की तरफ ये सवाल रखना है। जदून साहब, आपको क्या नजर आ रहा है ये जो पैटर्न इस वक्त चल रहा है, पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का, निगरान हुकूमतें, उनके अंडर ये ना ज़लई इंतजामिया, और वो एक ही पार्टी को जो तख्ता मश्क पे उन्होंने चढ़ाया हुआ है और उनकी मुश्किलें कसे जा रहे हैं, इस पे अदालतों को आपके ख्याल में, जो कि उनके पास पावर होती है वो इस तरह की कुछ चीज़ देखें तो खुद नोटिस ले सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा, क्या वजह नजर आती है आपको? नहीं, देखें, अदालतें बाज़ औक़ात बड़ा सीरियस नोटिस भी लेती हैं, लेकिन बाज़ इनके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, बाज़ का इनकी आंखें बंद होती हैं और वो दिमाग भी बंद करके ही काम करते हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें आप इलीगली कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हो। अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, आपने उसको अरेस्ट कर लिया, जेल के अंदर क्या कंस्पिरेसी कर रहा है, अगर फिर दोबारा बाहर आके फिर आप कहते हैं कंस्पिरेसी, तो बड़ा मतलब है, बड़ी ज्यादती हो जाएगी कि एक बंदा अगर जेल के अंदर है तो वहाँ से ना उसके पास मोबाइल है ना और कोई चीज़ है, तो फिर उसको आप बार बार अरेस्ट करते हैं। इसका मतलब है वो आपकी जो अरेस्ट है वो मेलाफिडी है। उस पर कोर्टों को, मेरा तो यही ओपिनियन है कि एक्शन लेना चाहिए और बार बार एक ही फेंस में गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, और ना ही लेना चाहिए, लेकिन ले नहीं ना रहे एक्शन, कोई हो नहीं रहा। जिसके खिलाफ हुआ भी है उधर भी कुछ हुआ नहीं है, वर्थ वाइल को सजा नजर नहीं आई, वो जैसे आईजी और एसएसपी की बात। तो फिर हम अदालतों का यही किस्सा 2017-18 में जब कहते थे कि ये अदालतें इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं तो हमारी बात तो उसको सुनता कोई नहीं था। पीटीआई वालों दोस्तों सभी ने बहुत दफ़ा कहा जी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये मसले मसाइल हैं,
लेकिन उस वक्त वो नहीं सुनते थे, वो कहते जी नहीं जी सारा काम मेरिट पे हो रहा है। हमने तो कहा था ये नैब कोर्ट की जो है वो डायरेक्शन पे चल रही है ये वाली, लेकिन अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिसके खिलाफ काम हो रहा हो वो उस वक्त कहता है कि ठीक है, लेकिन जिस कि दूसरी के खिलाफ ना हो रहा तो वो कहता है ये ठीक हो रहा है। मैं तो नहीं कहता अभी भी ठीक अच्छा हो रहा है, जहांगीर जो साहब, ये जो आपने कहा कि एग्जीक्यूटिव की आंखें कभी कभी बंद होती हैं, ये कब बंद होती हैं वैसे? ये तो जैसे को तो बंद करना चाहें फिर बंद कर देते हैं, उनकी अपनी मर्जी है ना। अच्छा, आजकल बंद है? खुली भी हैं बंद भी हैं, अब आजकल तो नहीं बंद है, ये 2017 से आगे बंद है। अच्छा। आगे पीछे भी 2 साढ़े 3 साल बंद रही हैं। पीछे नहीं पता आपको जे कितने लोगों को इन्होंने जेलों में डाला, यही एग्जीक्यूटिव वही काम कर रहे हैं जो आज कर रहे हैं। ठीक। ये कोई नया काम नहीं है। 75 साल पाकिस्तान के नहीं नहीं सर, आज़ादी के डिफरेंस बाद तो है। देखें, बंद उस वक्त होंगी, मैं कहता हूँ उस वक्त आधी सी मूंदली होंगी, इस वक्त तो पूरी बंद वाला जो इस वक्त मामला चल रहा है इसका नहीं, टोटल वो कंपैरिजन मुंदली नहीं से है आगे आपके साथ। बंद होती है ना। पहले मुंदली को आप एक्सेप्ट करते हैं, आप इनवाइट करते हैं, आप जरा निकालें ना। अब ये चल अल्लाह खैर इंसाफ करे क्यों सर। है? नहीं नहीं इनकी सर, पार्टी बात के आपकी लीडर दुरुस्त की है, तरफ मतलब निकाले एक उसूली एतबार से ये बात दुरुस्त है कि वो जब भी ऐसा मामला हो तो उसके खिलाफ अदालती निज़ाम ही है जिसकी तरफ हाँ। हमारी खैर तवक्को है और नहीं उससे उम्मीदें हैं। देखें, एक गलत काम को हमेशा गलत कहें, जो वो अपनी बिल्कुल पार्टी के ठीक है। खिलाफ वो कर रही है, दूसरी कर रही है। अब मेरिट पे अगर बात करेंगे तो फिर आपको ये बात करनी पड़ेगी कि पिछले 3.5 साल बिल्कुल जो पीटीआई की गवर्नमेंट रही है उन्होंने भी कोई काम जो है वो खुद कर रहे थे या किसी से करवा रहे थे, कोई कसर नहीं वो बात छोड़ी। आपकी दुरुस्त है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था सर, ये तो खैर बहुत ही, और हुकूमत की बात नहीं, आप तो 2017 अब की ये बात कर ज्यादा रहे थे ना, थोड़ा पे 17 में तो बहस पीएमएलएन की अपनी हुकूमत थी तकलीफ सर। होती है। वो भी 2-3 साल लोग अंदर रह के आए, कोई जी रिकवरी जी, नहीं हुई है। वो देखिए ना, उनकी अपनी हुकूमत थी, उसी के दौरान ये सब कुछ हुआ। नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार भी नहीं। उनकी अपनी हुकूमत में ही हुए थे, पीटीआई की हुकूमत तो नहीं थी 2017 में। बाद में भी हुई हैं, 2 साल अंदर बेगुनाह लोग रहे हैं, उनकी औलादें आप देखें बड़ा नुकसान हुआ है उनको, बड़ी फैमिली ने डिस्टर्ब किया है। फवाद हसन फवाद को देखें तोड़ा गया, वो नहीं टूटा। आज चीमा वो देखें, बाकी लोग देखें। पीएमएलएन की गवर्नमेंट के अंदर वो गिरफ्तार हुए, आज चीमा पीएमएलएन की गवर्नमेंट में गिरफ्तार हुए, ये भी साथ जहन में रखना चाहिए हमें। रिकॉर्ड गवर्नमेंट तो पीएमएलएन की नहीं थी, अब आप कहते हैं पीएमएलएन की गवर्नमेंट। 2017 में कौन था सर? कौन वजीर आजम बना था नवाज शरीफ के बाद? शायद खाकान अब्बासी थे। वज़ीर-ए-आज़म, ये काम वज़ीर-ए-आज़म के करने के नहीं होते ना। चलें सर, मुझे पता है आपने जाना ओके। भी है, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपको हमने सुनाया भी था प्रोग्राम के शुरू में, इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, उनका ये कहना था कि हमें उम्मीद है कि साइफर वाले केस के अंदर पाकिस्तान से उन्हें इंसाफ मिलेगा अदालतों से, लेकिन उसके बाद अगली स्ट्रैटेजी ये है कि डोनाल्ड लू जो एक वो अंडर सेक्रेटरी जिसके बारे में कहा गया, जो साइफर आया था कि वहाँ से धमकी दी गई पाकिस्तानी सफ़ीर को और फिर उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट टॉपल की गई, ये इल्ज़ाम लगाया गया पीटीआई की तरफ से। उसके बारे में ये कहा गया कि अमेरिका में डोनाल्ड लू के खिलाफ अदालत जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके चांसेस क्या हैं, इसका स्कोप क्या है? हमारे साथ एमिनेंट अमेरिकन लॉयर साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर बताइएगा ज़रा, ये ही इज़ अ फेडरल ऑफिसर, स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिसर है अमेरिका के अंदर, डोनाल्ड लू। अगर तहरीक इंसाफ वहाँ पे कोर्ट से रुजू करती है तो वो है स्कोप, और इस तरह की कोई मिसाल उससे पहले है कि अदालतें उसको वहाँ पे सीरियस लेती हैं इस तरह के मैटर्स को? देखिए, यहाँ पे मैं पीटीआई के लोगों को, खासकर इमरान खान साहब को बताना चाहूंगा कि उनको इंसाफ मिल सकता है अगर जज बंदयाल साहब हो अमेरिका के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल में अगर देखा जाए जुरिस्डिक्शन तो बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। केस तो लाया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका हैज रिलेशनशिप, लेकिन क्या ये सफारती आदाब और सफारती कल्चर में इस तरह होता है? क्या ऐसे पहले हो चुका है? और उसके साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि खान साहब जो कि खुद मैकियावेली के बहुत बड़े फैन हैं और सबसे बड़ी बात है पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, मेरा उनसे ये क्वेश्चन ये होगा कि आपने 55 जलसे किए, फिर उसके बाद आपने पराया एलएलसी, पराया कंसल्टेंट्स यहाँ हायर कर ली, फिर पीटीआई न्यूयॉर्क ने फैंटम एंड आर्लोक यहाँ पे लॉबी फर्म हायर की। ये मार्च 2023 की बातें हैं, $25,000 महीने पे। तो आप खुद पहले आप लोगों को मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पागल कर देंगे। मेरे जो बच्चे पीटीआई के सपोर्टर हैं उनको हर रोजाना किसी नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, जो कि नाइंसाफी है। उसके बाद ये मैं ये भी पूछना चाहूंगा, अमेरिका इराक चला गया, वहां पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले। अमेरिका लीबिया चला गया, कितनी अदालतें खुली, कितनी अदालतों में ये चैलेंज किया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि अब खान साहब ने इसके पीछे कोई और काम करना है। खान साहब नया पाकिस्तान से रियासत मदीना गए और कई की चीजें की इन्होंने। कौम बिल्कुल इस वक्त जो है
वो सोचने की सलाहियत से तो बिल्कुल मतलब आपका ये है फारिग सर तारड़ साहब कि अगर अमेरिका ने एक झूठी जंग छेड़ी थी, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन अफगानिस्तान में मिल जाएंगे, कख नहीं मिला उस तरह का वहाँ से, और अगर वहाँ पे अमेरिकी अदालतों ने उस पर कुछ नहीं किया तो ये तो चीज़ ही कोई नहीं है ना। आप ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि डोनाल्ड लू ने अगर बिल्कुल कह यही दिया कह- मुबैना तौर पे तो ये कोई इतनी चीज़ नहीं है, और इसका कोई जुरिस्डिक्शन बन भी जाए तो स्कोप कोई नहीं आ गया, ये बता रहे हैं आप। इसको मैं उस पे एक अर्ज बात और करना चाहता हूं। जब सबसे पहले तो अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान, खान साहब ने 3.5-4 साल में अमेरिका के खिलाफ क्या किया था जो अगर उनकी हुकूमत चेंज की जाती। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट उसमें ये है कि हुकूमतें इस तरह चेंज की जाती हैं कि लोगों को साथ बिठा के उनको नोट्स दिए जाएं। पीछे वो बंदा नोट्स ले रहा था जब असद मजीद साहब के पास। और दूसरा, इनके खिलाफ असद मजीद साहब ने गवाही दे दी है, इनके खिलाफ आजम खान साहब ने गवाही दे दी है, तो अदालतों में क्या लेकर ये जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे अमेरिकन अदालतों में? ये बस एक बच्चों को, जो मेरे बच्चे ट्विटर नहीं, असद मजीद साहब ने तो साइफर का जो सारा वो है उसका जो मतन है वो असद मजीद नहीं बताया ना कि मतलब वहाँ से कहा गया कि रिमूव दिस गवर्नमेंट और होगा तो फिर आगे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। उस पर तो हमारे यहाँ पे डिबेट ही नहीं हुई हुजूर तारड़ साहब कि मतलब वो उसका मतन कितना सच है कि नहीं है। वो इस पे चल रहा है मामला कि वो एक कॉपी थी उसकी, वो ट्रांसक्रिप्ट जो था उसका जो डिसाइफर किया था वो कितने गया, वो गायब हो गया, ये चल रहा है यहाँ पे। लेकिन ये कि ज्यादती की है। मैं खुद खान साहब का बहुत बड़ा फैन था, मैं खुद तब्दीली चाहता था, मुझे भी तब्दीलियों के ख्वाब दिखाए गए। और उसके बाद वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं तकाई खब्बी तो मारी सजी। लेकिन अब मेरे ख्याल में मेरे जैसे लोग दोबारा इन चीजों पे बिलीव नहीं करते। खान साहब को भी चाहिए कोई नया सांप पटारी से निकालें। अब ये साइफर चीजें, ये सारी 55 जलसे आपने इसकी बेस पे किए, फिर लॉबी फर्में हायर की, आपके लोग अमेरिकन एम्बेसडर से मिलते रहे, लेकिन अब फिर दोबारा आप लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। 100 बिस्मिल्लाह करें। लेकिन अब हमारे जैसे लोगों के पास जो थोड़ी बहुत डिग्रियां रखते हैं वो माफी मांगते हैं, माफी मांगना चाहते हैं हम खान साहब से कि खान साहब को नवी शाह कड्डो। देखे ना तारड़ साहब, साइफर का मुकदमा चल रहा है, उसमें उम्र कैद की सजा हो सकती है, तो साइफर वाला मामला अभी कहीं जा तो नहीं ना रहा, और वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है तो वो तो रहेगा नहीं, सब मामला। उसमें ओपन एंड शट केस है। जब असद मजीद साहब एम्बेसडर जिन्होंने नोट्स लिखवाए थे, उन्होंने गवाही दे दी है। जब आजम खान साहब, जिसके साथ खान साहब ने कहा था आओ मिलके खेलेंगे इस पे, जब उन्होंने गवाहियां दे दी है तो पीछे उसमें बचा क्या है? पीछे अब डेविड लू बचा है। अब डेविड लू को वहां लाके आप अमेरिकन एम्बेसी बंद कराना चाहते हैं? आपका क्या नहीं, मोटिव लेकिन है? वैसे पाकिस्तान असद मजीद साहब ने गवाही कोई नहीं दी हुई, वो कोई स्टेटमेंट तो दे केस में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन केस तो हो आपको सकता पता ही है ना अदालत में, तो वो तो लेकिन वही होगा ना जो साइफर अदालत के अंदर वो, या कोई एक यहाँ के साइफर मुताबिक। जो है, हाँ जी, बिल्कुल, लेकिन साइफर जो है वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का हिस्सा होता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नोट साथ लिखवाए जा रहे थे, डेविड लू क्या क्या लिखवा सकता था वहां पे? और क्या दुरुस्त बात ख्याल है है कि सर, बिल्कुल अमेरिका, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और फिर दूसरा सर, वो साथ हमारे यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स भी तो हुई ना, उन्होंने भी तो एलामिया जारी किया यहाँ पे। लेकिन बुनियादी सवाल जो था, जो आपने वो बड़ा क्लैरिटी से बता दिया कि ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा अमेरिका के अंदर इस केस को, किसी भी अदालत के अंदर जुरिस्डिक्शन शायद बन जाए, लेकिन कुछ इससे मीनिंगफुल कह लें या वर्थ वाइल कह लें जो चाह रही है तहरीक इंसाफ, वो नहीं निकल पाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे साबिक अमरीकी सदर मुशीर साजिद तारड़ साहब। एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने मुआशी रोड मैप का ऐलान किया है। कल वो गए हुए थे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नया क्या है उस रोड मैप के अंदर, मैं ये पूछना चाहूँगा। और दूसरा, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में पैसा लगाने वालों से पूछेंगे नहीं पैसा कहाँ से आया, एक तरह की एमनेस्टी है। उसके अलावा वो शरह सूद कह रहे हैं कि 22% पे चलेगी, कौन कारोबार करेगा 22% शरह सूद के साथ, तो इसको हम नीचे लेके आएंगे। वो लेके कौन गया था हुजूर 22% पे? इस तरह के कुछ सवाल आते हैं, और नया क्या है, एक्चुअल सवाल यही है इकॉनमी का जो रोड मैप दिया है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। Stay with us. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ साहब ने कल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया, वहाँ पे मुलाकात उन्होंने की और सजेशंस उनको, बल्कि उन्होंने मांगी सजेशंस कि आगे किस तरह से बेहतर करना है। एक रोड मैप जो कहा जा रहा था, और वो जो इट इज़ बीइंग टाउटेड एज के मियाँ साहब आएंगे वापस तो वो काया कलप हो जाएगी पाकिस्तान की मईशत की। नया क्या था उस रोड मैप के अंदर? मुझे एज सच तो कुछ नज़र नहीं आया उसके अंदर। काशिफ अनवर साहब हमारे साथ हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। डिड यू फाइंड एनीथिंग न्यू इन हिज न्यू रोड मैप जो कल उन्होंने दिया आपको? कुछ उसमें क्या नया आउट ऑफ बॉक्स नजर आया सर? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि यही बहुत बड़ी बात है कि मियाँ साहब अपनी पूरी टीम के साथ लाहौर चैम्बर बिजनेस कम्युनिटी के पास आए और प्रॉब्लम्स पूछने के लिए आए कि बिजनेस कम्युनिटी को क्या प्रॉब्लम्स हैं। चाहे उन्हें उन प्रॉब्लम्स का पता है,
लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो अल्टीमेटली हम तो अपना बार-बार ये कह रहे हैं और हम तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहे हैं कि आप हमारे पास आएँ, आप हमसे मिलें। बिल्कुल। आप पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज के ऊपर बैठें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करें और उन इश्यूज को रिजॉल्व करें जो ये कम्युनिटी, ये मुल्क इस वक्त इकोनॉमी हमारी फेस कर रही है। तो उन्होंने आके सुना, उन्होंने आके कमेंट्स दिए, बात की। तो इसमें मैं तो समझता हूँ यही एक बहुत खुशाइंद बात है कि मियाँ साहब इसहाक डार साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, अपनी टीम के साथ यहाँ आए, उन्होंने हमारी बात सुनी, तमाम मसाइल को सुना, हमने तमाम मसाइल उनके साथ डिस्कस किए, हमने बताया कि बिजली के बिल जब तक आप कम नहीं करेंगे, तब तक हम इंटरनेशनल मार्केट में, तब तक हम लोकली अपने आप को, अपनी इंडस्ट्री को नहीं चला सकते। बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने देखें ड्यूरिंग द डिस्कशन उन्होंने कमेंट्स दिए और वो अच्छे थे, तमाम पॉजिटिव कमेंट्स थे और वो मैं समझता हूँ कि अगर उन बातों पे अमल हो जाता है, कोई भी करे, तो इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी जो है और हमारी इंडस्ट्री जो है वो चल पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। वो डबल वैमी उसके अंदर ये है ना कि बिजली के बिल हमने कम कैसे करने हैं। वो जो आईपीपीज के साथ मुआहदे हैं यूनिलैटरली हम वो ख़त्म नहीं कर सकते, वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में चले जाते हैं, वहाँ पे भारी जुर्माने पड़ जाते हैं। तो फिर एक लंबा मामला ये है कि वो अभी जो हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि हाइडल की तरफ जाएं, अपना पावर मिक्स कुछ बेहतर करें। एक चीज़ सर, इंडस्ट्री के हवाले से जो उन्होंने बात की कि इंडस्ट्री में जो भी पैसा लगाएगा उससे नहीं हम पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया। इट इज़ सॉर्ट ऑफ एन एमनेस्टी। और ये दोनों एक दूसरे पर तनकीद करते रहे। पहले दी पीएमएलएन के दौर में तो उस वक्त इमरान खान इन पर तनकीद करते थे, फिर इमरान खान के दौर में आई पीएमएलएन उस पर तनकीद करती थी कि भाई आपने एमनेस्टी दे दी है, चोरों को आपने जो है ना मौका दे दिया है, उनको एनआरओ दे दिया चोरों को। मेरा एक सवाल है वो ये कि बतदरीज हमने देखा है कि एक एमनेस्टी थी उसमें चले कुछ काला धन जिसको आप कहना चलें ग्रे एरिया से वो आपके डॉक्यूमेंट हुआ, दूसरी में उससे कम हुआ, तीसरी में उससे कम हुआ, ये जो चौथी वाली आ रही है अगर आ जाती है तो ये एक पैटर्न नजर आ रहा है कि ये अब इसका कोई खास फायदा नहीं है। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप बता दें। बात ये है कि अगर आपको एक बीमारी बार बार हो रही है और आपको दवाई तशखीस हो रही है और अगर आप दवाई नहीं ले रहे तो मेरा कसूर नहीं है इसमें। अब अगर क्या इसका जो सबसे बड़ा बात है कि क्या एफबीआर के पास उन लोगों का इंफॉर्मेशन नहीं है जिनके पास गाड़ियां हैं, प्लॉट्स हैं। अब वो फेल इसलिए हो रही हैं और वो तब तक कामयाब नहीं होंगी जब तक एफबीआर उन लोगों से सवाल नहीं पूछेगा कि आपने प्लॉट कहां से खरीदा और कैसे बेचा, क्या आपका प्रोविंशियल टैक्स और क्या एफबीआर का टैक्स नहीं डिडक्ट होता, क्या एफबीआर को नहीं पता है कि 1000 सीसी से ज्यादा की गाड़ियां किसके पास हैं, क्या एफबीआर को नहीं पता कि फॉरेन ट्रैवलिंग्स किस किसने की हैं, क्या एफबीआर के पास वेल्थ टैक्स की रिटर्न सबमिट नहीं होती। जब हम थोड़ा सा यहाँ पर सवाल करना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली फिर लोगों को ये पता होगा। तो फिर सर इंडस्ट्री को एमनेस्टी देने की तो जरूरत नहीं ना उन लोगों को कि आप इंडस्ट्री में पैसा लगाएं, हम आपसे नहीं पूछेंगे, बट मुबादा होना ये चाहिए कि एफबीआर को कहें और उनको कहें कि यार डाटा लेके और पकड़ो जिसने चोरी की हुई है, जो टैक्स नहीं दे रहा, जिसने बेनामी प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, उनको पकड़े जाके। बिल्कुल ठीक बात है। देखें हम ये तो हमारी मर्जी है ना कि अब हमने दवाई कैसी देनी है। और मैं तो पहले दिन से ये कहता हूं कि मैं तो डॉलर एमनेस्टी खुल के कहता था कि डॉलर एमनेस्टी आनी चाहिए। देखें आपके मुल्क से जो डॉलर ब्लीड हो रहा है और हमारी जो रुपी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो रही है इसलिए कि वो पैसा, वो डॉलर्स, वो फॉरेन करेंसी आपकी स्टेट के अंदर, किटी के अंदर नहीं आ सकती। हम उसको क्यों मौका नहीं देते कि वो पैसा जो है वो मुल्क से ना निकले और वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आ जाए। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। बहुत से लोग आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जिनके पास ऐसी एसेट्स हैं। देखें मैं तो नॉर्मल एमनेस्टी के भी हक में हूं। अगर एक ऐसा पैसा, और हमें यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना होगा कि ब्लैक पैसा और देखें ग्रे इकोनॉमी का जो पैसा है वो भी किसी प्रीवियस गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज की वजह से हुआ है, लेकिन हमें अपने आप को देखें पास से निकाल के आगे लाना होगा। हमें उनको एक एवेन्यू देना चाहिए ताकि वो पैसा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, किसी प्रैक्टिकल तरीके से कंट्रीब्यूट करे। और वो जब निकल जाता है ना तो उसके बाद अचानक लगता है कि यार सुकड़ गई है और वो एक सर्कुलेशन उसकी खत्म हो जाती है, लोग उसको दबा के बैठ जाते हैं। खैर एक आखिरी सवाल काशिफ साहब, मिलिट्री हाई कमान को भी आपने मशवरे दिए थे, आप सब ने, मतलब आपसे बड़ी तफसीली मुलाकात थी जनरल साहब की, तो उन मशवरों का क्या आगे उनकी एप्लीकेशन हुई या उनका कितना फायदा हुआ और क्या उनको भी यही मशवरे दिए थे जो मियां साहब को दिए सर? देखें जब मैंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से बात की थी तो मैंने कहा था कि हमारा जो इंटरबैंक का रेट है और ओपन मार्केट का जो रेट है उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो ये तो अब आप भी इस बात की गवाही देंगे
रेट जहां मर्जी चला गया है, ओपन मार्केट और इंटरनेट बैंक के रेट का डिफरेंस बहुत कम हो गया है। बिल्कुल हुआ। लेकिन इसको देखें, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी करेंसी को स्ट्रांग होना चाहिए। फिर उनसे जो दूसरी बड़ी बात की थी वो ये की थी कि आप जो बिजली के बिल हैं इस वक्त हमें अवाम को फौरन फायदा देना है। और कल मियां साहब ने भी मुझसे ये सवाल पूछा कि प्रेसिडेंट साहब बताइए कि फौरन बिजली कैसे कम हो सकती है। तो मैंने कहा मियां साहब, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रेट्स को कम किया जाना चाहिए और जो टैक्सेस हैं उनको आगे ले जाएं। लोगों को आप जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें तो स्टेट का पैसा भी कोई नहीं लगना और वहां से जनरेट होके हमारी किटी में बिजली आनी है, तो लोगों को सोलर एनर्जी की तरफ बड़ी माइल थोड़ी किया जाए। परसेंटेज है सर उसकी, ज्यादातर तो हमारा ये आईपीपी सर के थ्रू आ आटे रहा में है ना। नमक के बराबर है, आटे में नमक के हाँ बराबर बिल्कुल है। बिल्कुल, यस। कहीं से तो स्टार्ट करें ना, और अगर हम इसलिए स्टार्ट ना करें कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, तो हमें कहीं से तो स्टार्ट करना है ना जी। तो हमें और आईपीपीस के जैसा आपने एग्रीमेंट्स की बात की, चले जो पिछली गलतियां हो गई क्या हमने वहीं खड़े रहना है? अब अगले जो मुआहदे खत्म हो रहे हैं, हम आज से हमें हाइडल की तरफ, डैम्स, वाटर रिजर्वॉयर्स की तरफ जाना है ताकि अगले 5-10 साल में जब हमारा एनर्जी मिक्स बने तो वो इंप्रूव कर जाए। बिल्कुल देखिए ठीक हमें है। लेकिन अपने मैं आप को एक करेक्ट तो करना है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप काशिफ भाई। लास्ट चीज सिर्फ यही है कि ये तो दुरुस्त हो गया, यही आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी बात की, मियां साहब से भी बात की। मुद्दा तो यहाँ पे कुछ इमीडिएट रिलीफ का है ना, तो वो तो फिर मेरा ख्याल है कोई उसका इमीडिएट रिलीफ तो नहीं दे सकते बिजली के बिल कम करने के हवाले से भी, इवन मियां साहब हो या कोई और हो। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रेट कम हो सकते हैं, इमीडिएट हो सकते हैं अगर आप आवाम को रिलीफ देना चाहें। तो रेवेन्यू इसमें कहाँ कोई से दो आएगा? राय नहीं। वो जो कौन कहाँ से आएगा? रेवेन्यू कहाँ से आने, हमने आईएमएफ को पैसे कहाँ से वापस करने हैं अगर वो सेल्स देखिए- टैक्स और ये लेवी हटा देंगे तो? देखें हमारे टारगेट्स पूरे होने को जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके टैक्स की कलेक्शन बेहतर है, 9,500 अरब रुपए आप इकट्ठा करने को जा रहे हैं, उसी इकोनॉमी से लेके जा रहे हैं जहां पर इंडस्ट्री नहीं चल रही। इसका मतलब है कि पोटेंशियल बहुत है। हमें अपने सिस्टम्स को करेक्ट करना है, हमें बेनिफिट देना है। आप चोरी को रोकें, आप फ्री यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोकें, आप अपनी वो भी ट्रांसमिशन वैसे लाइंस के फ्री भी मिला के वो कोई इतना बड़ा वो चंक नहीं बनता कि उससे, फिर वही ठीक है। बात- लेकिन आपकी फिर बात दुरुस्त है, कहीं से स्टार्ट तो करना है। अलबत्ता ये कहीं से इमीडिएट start रिलीफ जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है, वो कोई भी हो नहीं सकता उसमें मामला। खैर एनीवेज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राय समवेयर। तो दे सकते हैं, हम राय तो दे बिल्कुल सकते हैं। राय तो सर दी जा सकती है, बड़ी अच्छी बात है। प्रोग्राम एक्चुअली टाइम अप हो चुका है। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।